हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले सर्कल चैप्टर को 2 शॉर्ट में। ठीक है, मतलब आज के लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा, सॉल्व एग्जाम्पल करवाऊंगा और फिर अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को इसका प्रॉब्लम सेट करवा दूंगा। प्रॉब्लम सेट अलग से करवाने का बस एक ही रीज़न है, बिकॉज इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं प्रॉब्लम सेट में और सारे क्वेश्चन थोड़े से कंसेप्चुअल है, तो मैं चाहता हूँ कि उसको अलग से कराऊँ तो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग सर्कल चैप्टर। थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं हम लोग सर्कल को। 2 शॉर्ट में डिसाइड किया यार, पता नहीं क्या इसमें आपको भारी लगता है। ये देखो, ये होता है सर्कल। सर्कल के आर्क से अगर टच होके कोई लाइन जाती है, गलत हो गया, क्या ही शुरुआत की हो। सर्कल के आर्क को टच होके अगर कोई लाइन जाती है तो उस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। सर्कल को चीर के अगर कोई लाइन जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं सीकेंट। ठीक है, ये होता है रेडियस, ये होता है डायमीटर, और जो सेंटर से ना पास हो वो होता है कॉर्ड। क्या डायमीटर भी कॉर्ड होता है? हाँ, बट डायमीटर की एक खासियत है, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। ठीक है, डायमीटर भी कॉर्ड ही होता है, बस एक ही फ़र्क है कि वो सेंटर से पास होता है तो पूरे सर्कल का सबसे लंबा कॉर्ड है। जैसे आप लोगों को बोल देगा रेडियस अगर 4 है तो सर्कल में सबसे लंबे कॉर्ड का लेंथ पता करो, तो सबसे लंबे कॉर्ड से वो क्या पूछ रहा है पता है? वो पूछ रहा है डायमीटर कितना है। सो डायमीटर हो जाएगा 2 इंटू रेडियस, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। यार देखो, डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा। ठीक है, ये कुछ बेसिक बात है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब शुरू करते हैं हमारा 3.1, और 3.1 के लिए जितने बेसिक कंसेप्ट है वो बता देता हूँ और फिर खड़ाखड़ एक्सरसाइज तो यूँ ही हो जाएगा। ठीक, तो बेसिक कंसेप्ट क्या है भाई? बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। पहला बेसिक कंसेप्ट है टेंजेंट थियरम। टेंजेंट थियरम क्या कहता है? टेंजेंट थियरम कहता है कि जो रेडियस होता है ना, जो सर्कल का रेडियस होता है वो ढीठ होता है। यार देखो, ये सर्कल है, इसका जो ये रेडियस है ना, ये टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये है ओ ए, तो हमेशा जो ओ ए होगा इसको मान लो पी क्यू, तो जो ओ ए होगा वो पी क्यू को परपेंडिकुलर होगा। तो टेंजेंट थियरम बस इतना कहता है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट को हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इट मीन्स जो एंगल बनेगा पी ए ओ का वो बनेगा 90 डिग्री। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम फालतू है। कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम में मतलब ये बोलता है कि अगर रेडियस किसी लाइन से 90 डिग्री बनाता है तो वो लाइन जो होगी वो टेंजेंट होगी। इसकी ज़रूरत नहीं है, जाने दो। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम हमें आया था प्रूव करने के लिए बोर्ड एग्जाम में। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम कहता है कि एक सर्कल पे जो 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, सपोज ये 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए, ये टेंजेंट है ए बी और ये टेंजेंट है पी बी, तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से जो ए बी होगा ना वो पी बी के इक्वल होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। मतलब कितने भी टेंजेंट आप ड्रॉ कर डालो, सारे के सारे टेंजेंट्स एक दूसरे के कैसे होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमारा कौन कहता है? ये हमारा कहता है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। एक सर्कल पे जो 2 टेंजेंट बनते हैं वो 2 टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। कौन कहता है ऐसा? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, आगे बढ़ते। एग्जाम्पल देखो, एक ही दिया है, इसमें एंगल दिया है यार। ठीक है, अच्छा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला थ्योरम है क्या? नहीं, टेंजेंट थ्योरम वाला क्वेश्चन है। अच्छा है, देखो क्वेश्चन ऐसा है। सब वैसे तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से भी हो सकता है, बट अभी हमने सीखा नहीं है वो, तो अलग तरीका है। देखो डी, अभी सीखेंगे ना, काहे टेंशन ले रहे हो। ये है बी और ये है ए। ठीक है, ये एंगल बोला है अगर 52 डिग्री है तो तुम बताओ ए डी बी कितना होगा? तो हम जानते हैं यार ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। ये क्या है? ये टेंजेंट है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है। ये रेडियस है तो इसका मतलब ये टेंजेंट है, तो ये कितना? ये भी 90 डिग्री है। ये पूरा क्या है? ये क्या है? ये सी है। तो ये आप लोगों को ए सी बी डी दिख रहा है, ये कुछ नहीं बल्कि एक क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल के हर एक एंगल का सम कितना होता है? हर एक एंगल का सम क्या होता है? हर एक एंगल का सम होता है 360 डिग्री। ठीक है, एंगल ए तो आपको पता है 90 डिग्री, एंगल सी आपको पता है 52, एंगल बी आपको पता है 90, एंगल डी आपको पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपको पता चल जाएगा जब ये पूरा वहाँ जाके माइनस होगा। तो ये आ जाएगा 128 डिग्री, ख़त्म। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 फालतू है। अब एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, बहुत ईजी एक्सरसाइज। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में ऐसा एक सर्कल बनाया है, यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे सी ए बी है, सी ए, और ये रहा बी बी। ठीक, क्वेश्चन में बोला है कि एंगल सी ए बी कितना होगा, तो साफ साफ दिख रहा है क्या? सी ए क्या है? सी ए रेडियस है,
और ए बी क्या है, ए बी टेंजेंट है, क्वेश्चन में ही बोल दिया है, ठीक है। लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एंड रेडियस टू द पॉइंट सी इज फ्रॉम द पॉइंट सी इज 6 सेंटीमीटर, मतलब ये आपको 6 सेंटीमीटर भी दिया है। तो ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो हम जानते हैं बाय टेंजेंट थियरम जो रेडियस होगा वो हमेशा कैसा होगा, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब जो सी ए होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, तो इसका मतलब जो एंगल सी ए बी होगा वो होगा 90 डिग्री। खत्म। फिर क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी। तो यार लाइन ए बी से पॉइंट सी की डिस्टेंस कितनी होगी, लाइन ए बी से पॉइंट सी की डिस्टेंस यहाँ से लिखना, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी इज इक्वल टू रेडियस। भाई इसकी डिस्टेंस यहाँ से क्या होगा, रेडियस ही तो होगा। तो ये कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। खत्म। फिर बोला है अगर डिस्टेंस ए बी भी 6 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो बताओ बी सी कितना होगा। मतलब ये यार ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस लगा दो। देयरफॉर बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर कॉमन ले लो, रूट में आया 1 + 1 2, 6 कॉमन ले लो, रूट में 1 + 1 2, तो 6√2 सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं समझा। देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 + 36 72 होता है, 72 फैक्टराइज करोगे तो यही आएगा। अब करके देख लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है व्हाट इज द मेजर एंगल ए बी सी एंड वाई। ये थोड़ा सा लॉजिकल है, ये कितना होगा ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर, ए सी कितना है 6 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो इसका मतलब जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कैसा है, वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब जो एंगल ए सी बी है वो इक्वल है एंगल सी बी ए के, वो इक्वल है एंगल एक्स के, ऐसा हम मान लेते हैं। तो पूरे ट्राइंगल का सम कितना होता है 180। देयरफॉर x प्लस एक्स, मतलब ये वाला x प्लस 90 इक्वल टू कितना होगा 180। देयरफॉर 2x इक्वल टू आ जाएगा 90, देयरफॉर x आ जाएगा 45। तो इसका मतलब जो एंगल ए सी बी होगा या एंगल ए बी सी होगा, दोनों का दोनों, ये सी बी है क्या, ये सी बी ए बी सी ही है, ठीक है। दोनों के दोनों ही कितने होंगे 45 डिग्री। तो याद रखो आइसोसेलेस में जब भी एक एंगल आपका 90 डिग्री आ जाए तो फिर बाकी दोनों कितने आते हैं, बाकी दोनों 45 डिग्री ही आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन तो हो गया यार, आई होप समझ में आया होगा, इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया तो 3 भी आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में एक ऐसा सर्कल बना है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, और टेंजेंट है यहाँ पे एम आर और एन आर, मतलब ये एन, ये आर, ये एम, वो आर, ये है ओ और ये है आर। ओ आर दिया है आपको 10 और रेडियस दिया है 5, मतलब ये 5 है और ये भी 5 है, ठीक है। आपको पूछा लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट कितना होगा। तो यार ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि ओ एम रेडियस है। ओ एम क्या है भाई, रेडियस है। क्वेश्चन को समझो, ओ एम क्या है, रेडियस है। आपको टेंजेंट सेगमेंट की लेंथ पूछ रहा है, मतलब आपसे वो एम आर पूछ रहा है और एन आर पूछ रहा है। एम आर एन आर ऑब्वियसली इक्वल होंगे टेंजेंट सेगमेंट थियरम से, क्योंकि टेंजेंट सेगमेंट थियरम कैसे कहता है कि दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो एक की निकाल लो, दूसरी बता देना, उस थियरम से दूसरी भी उतनी है। तो ओ एम रेडियस है, ठीक है। और एम आर क्या है, एम आर टेंजेंट है। एम आर क्या है भाई, एम आर टेंजेंट है। तो हम लोग जानते हैं भाई कि जो रेडियस होता है वो हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब जो एंगल ओ एम आर है वो कितना होगा, वो होगा 90 डिग्री। कैसे, बाय टेंजेंट थियरम। टेंजेंट थियरम को मैं टी टी लिखता हूँ, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसका ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस होगा। तो ओ आर स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। कुछ लोग को ये 90 लग रहा होगा, नहीं 90 डिग्री ये है, तो इसके सामने वाला ये जो ओ आर है ये हाइपोटेनस होगा। तो पाइथागोरस में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पहली साइड प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर। तो ओ आर आपको पता है 10, ओ एम आपको पता है 5, एम आर स्क्वायर आपको पता करना है। देयरफॉर 100 माइनस 25 इक्वल टू एम आर स्क्वायर। देयरफॉर 75 इक्वल टू एम आर स्क्वायर। देयरफॉर एम आर इक्वल टू 5√3 यूनिट्स। खत्म। और अगर एम आर 5√3 है तो बाय टेंजेंट सेगमेंट थियरम, TST लिखता हूँ मैं उसको, टेंजेंट सेगमेंट थियरम, जो एम आर होगा वो एन आर के इक्वल होगा, तो वो भी हो जाएगा 5√3 यूनिट्स। चलिए फिर बोला है एंगल एम आर ओ कितना होगा, मतलब वो आपसे ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है। लेट एंगल एम आर ओ इक्वल टू एक्स। देयरफॉर साइड अपोजिट टू 30 डिग्री हम जानते थे कि यार साइड अपोजिट टू 30 डिग्री होता है हाफ इंटू हाइपो, ये हम जानते हैं ना। साइड अपोजिट टू, हाँ 30 लिख दो। तो मान लेते थोड़ी देर के लिए कि जो एम आर ओ है वो 30 डिग्री है, तो ये एम ओ जो होगा ये अगर 30 डिग्री है तो ये जो एम ओ होगा वो आधा होगा
किसका, ओ आर का। एम ओ कितना है 5, ओ आर है 10, 10 का आधा क्या होता है 5। इसका मतलब जो एल एच एस है वो आर एच एस के इक्वल आया, तो इसका मतलब जो एंगल एम आर ओ है वो कितना है 30 डिग्री ही है। हमारा अजम्पशन राइट था। दूसरा मेथड यहाँ पे क्या है, दूसरा मेथड आपके पास ये है कि एम ओ अलग से निकालो 5, ओ आर अलग से निकालो, मतलब हाफ इंटू ओ आर अलग से निकालो 5, फिर बता दो कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री ये होता है, देयरफॉर ये दोनों इक्वल है, तो ये आ गया 30 डिग्री। फिर पूछा है एंगल एम आर एन कितना होगा, मतलब वो आपसे अब ये एंगल पूछ रहा है। तो अब की बार क्या करो, अब की बार इन ट्राइंगल ओ आर एन में कर लो। ओ आर एन में ये भी देखो 90 डिग्री होगा, सेम टू सेम स्टेप फॉलो कर लो और आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरा मेथड क्या है वो मैं बताता हूँ, देखो ठीक है। सो ओ आर एन निकालने का दूसरा तरीका है कि आप ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दो, मतलब इन ट्राइंगल एम ओ आर एंड ट्राइंगल एन ओ आर प्रूफ करता हूँ। देखो दोनों इक्वल है, कैसे, सबसे पहले देखो साइड एम ओ साइड ओ एन के इक्वल है, ठीक है। साइड एम ओ कॉन्ग्रेंट टू साइड ओ एन, कैसे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, ये हुआ। अब साइड ओ आर जो है वो कॉन्ग्रेंट है साइड ओ आर के, कैसे भाई, कॉमन साइड है ना, कॉमन साइड है तो भाई कॉन्ग्रेंट तो रहेगी। फिर साइड एम आर जो है वो साइड एन आर के कॉन्ग्रेंट है, कैसे भाई, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से। इसका मतलब यार तीन साइड तो इक्वल मिल गई, तो इसका मतलब जो ट्रायंगल एम ओ आर है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल एन ओ आर के। बहुत बोरिंग चैप्टर है यार ये, ठीक है। कौन से टेस्ट से, एस 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 टेस्ट से। और अगर एक ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो उसके बचे हुए एंगल, बचे हुए साइड्स भी कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। तो इसका मतलब जो एंगल ओ आर एन है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल एम आर ओ के, और वो कितना था 30 डिग्री, तो ओ आर एन भी आ जाएगा 30 डिग्री। अब थर्ड क्वेश्चन भी देखो सेम है। थर्ड क्वेश्चन में बोला प्रूफ करो कि ओ आर जो है वो बाइसेक्ट करता है एम आर एन को भी और एम ओ आर को भी। तो देयरफॉर जो एंगल एम ओ आर होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा एंगल एन ओ आर के, और जो एंगल एम आर ओ होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा एंगल एन आर ओ के। दोनों का क्या लिखोगे, सी ए सी टी, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, और अगर दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, और उनको बाइसेक्ट कौन कर रहा है, ओ आर। देयरफॉर सेगमेंट ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल एम आर एन एज वेल एज एंगल एम ओ एन, ठीक है, खत्म। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमने कर लिया सेकंड क्वेश्चन की आड़ में। चौथा क्वेश्चन भी अभी कर लेते हैं। देखो चौथे क्वेश्चन में बोला है दो टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस पता करो अगर रेडियस 4.5 है। तो ये दो टेंजेंट हो गया, ये 4.5 उसका रेडियस है। तो याद रखो दो टेंजेंट का बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो टेंजेंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस इक्वल टू डायमीटर होता है। तो इस सर्कल का डायमीटर बताओ 2 इंटू रेडियस, रेडियस कितना दिया 4.5, तो ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 9 सेंटीमीटर। और यहाँ पे गलती कर दिया इसने जस्टिफाई बोल के, जस्टिफाई बोला ना तो पेज पलटो 54 पे जाओ। 54 पेज नंबर पे जो आप लोगों को सेगमेंट पी क्यू इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल दिख रहा है, मतलब पूरा जो प्रूफ दिया ना आपको ऊपर से लेके नीचे तक, व्हेन अ मोटरसाइकिल रन ऑन अ वेट रोड, उसके ऊपर देखो, उसके ऊपर लिखा है सेगमेंट पी क्यू इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। वहाँ तक आपको शुरू से लेके सॉल्यूशन लिखना होगा, उससे आप जस्टिफाई करोगे कि ये जो है उसका आंसर ये आएगा। 2 मार्क में आया, 1 मार्क में आया तो डायरेक्ट लिखोगे, 3 मार्क में आया और जस्टिफाई करने बोला तो आपको ये पूरा लिखना होगा, चांस कम है वैसे, ठीक है। तो 3.1 हमारा खत्म होता है। आई होप आपको सारे समझे होंगे। चलिए तो प्रैक्टिस सेट 3.2 की बात करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.2 में यार इंटरनली एक्सटर्नली से एक सवाल फिक्स रहता है हर साल, तो कंसेप्ट समझ लो। देखो दो सर्कल जब एक्सटर्नली टच करते हैं, एक्सटर्नली जब टच करते हैं तो ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, दोनों ने एक्सटर्नली टच किया, तो ये रेडियस अगर r1 है, ये रेडियस r2 है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स कितना होता है, वो होता है r1 प्लस r2, ठीक है। दोनों सर्कल के रेडियाई को जोड़ दो, वो उनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। कब, जब सर्कल टच करे एक्सटर्नली। और जब इंटरनली टच करे तब, जब इंटरनली टच करे उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब देखो ऐसा, ये पहला सर्कल और ये दूसरा सर्कल, तो पहले सर्कल का जो रेडियस था वो था ये r1, और जो दूसरे सर्कल का रेडियस है वो है ये चलो ऐसा बनाता हूँ, वो है ये r2। तो इनके बीच के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो सिर्फ इतना है। तो वो कैसे आएगा, वो r1 माइनस r2 से आएगा।
तो जब भी लोग इंटरनली टच करें तो इनके बीच के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो आता है R1 माइनस R2, और इसको हमेशा मोड में रखना ताकि नेगेटिव में आए तो आपका पॉजिटिव बन जाए अपने आप, या फिर हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना। इंटरनली रहे तो दोनों का रेडियस माइनस करना, एक्सटर्नली रहे तो जोड़ देना। तो पहला क्वेश्चन देखो 3.2 का, उसमें बोले अगर ये दोनों इंटरनली टच कर रहे हैं तो इनके बीच के सेंटर का डिस्टेंस पता करो, तो बड़े में से छोटे को घटाना, तो 4.8 माइनस 3.5 करोगे 1.3 आंसर आ जाएगा। सेकंड में बोला है कि अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो कितना होगा, तो 5 एक्सटर्नली कर रहे हैं तो दोनों का रेडियस जोड़ दो, 5.5 प्लस 4.2 कितना आ जाएगा 9.7। फिर थर्ड में बोला है अगर एक्सटर्नली इंटरनली दोनों तरीके से टच कर रहे हैं तो पहले एक्सटर्नली बोल के जोड़ दो, फिर इंटरनली बोल के घटा दो। तो 3 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। ड्रॉ करने नहीं आएगा, टेंशन मत लो। चौथा करते और पांचवा करते। वैसे तो चौथा पांचवा उतना ज़्यादा ध्यान देने वाला नहीं है अगर आप बेसिक कर रहे हो तो, बट फिर भी कर लेते हैं जो हाई लेवल वाले आए उनके लिए। चलिए तो देखो सर्कल कितना ईजी लग रहा है ना, जब हम लोग ऐसे कर रहे तो बहुत ईजी है जा रही है। चलो तो इसमें देखो बोला है कि एक ऐसा सर्कल है और एक ऐसा सर्कल है, ये कैसा सर्कल है, तो ये सर्कल ऐसा है, और फिर इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये ऐसा है, ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो मैनेज कर लो थोड़ा सा, मेरी ड्राइंग थोड़ी गड़बड़ है बचपन से ही, बचपन का डिफेक्ट है। ये R, ये Q, ये B, ठीक है। चलिए सो पहले बोला है प्रूव करो कि सेगमेंट AP जो है वो पैरेलल है सेगमेंट BQ के। सेगमेंट AP जो है वो पैरेलल है सेगमेंट BQ के, ये प्रूफ करने बोला है पहले, ठीक है। देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो आप लोगों को यहाँ पे ये PR और AP दिख रहा है, क्या ये दोनों रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल हैं? बिल्कुल हैं। तो देयरफॉर सेगमेंट AP कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट PR, कैसे भाई? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका मतलब जो एंगल PAR होगा और जो एंगल PRA होगा वो दोनों भी इक्वल होगा। कैसे? आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। आइसोसेलेस कैसे बन गया? क्योंकि इसकी 2 साइड इक्वल हो गई थी, देखो इसीलिए। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, तो इन ट्रायंगल RQP सेगमेंट RQ कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट QP होगा, QB होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी रेडियस है। अरे सेंटर में नहीं है, मैं इसमें से सेंटर में नहीं बना, टेक्स्ट बुक में देखोगे तो सेंटर में है, तो RQ QB भी इक्वल होगा। कैसे? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। सो इसका मतलब जो एंगल RQB होगा वो इक्वल होगा एंगल नहीं, जो एंगल BRA होगा नहीं, जो BRQ होगा, BRQ और QBR, ये बोल रहा हूँ मैं, BRQ और QBR ये दोनों इक्वल होगा X के। आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना, इसलिए। अब मुझे बताओ क्या ये ARP या फिर PRA और BRQ ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं? हाँ है। तो इसका मतलब जो एंगल PRA होगा वो इक्वल होगा एंगल BRQ के। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 2 बोलता हूँ, इसको 1 बोलता हूँ, इसको 3 बोलता हूँ, तो जरा ध्यान से देखो मेरी बात को। अगर PRA BRQ के इक्वल है, अगर PRA BRQ के इक्वल है, तो क्या PAR QBR के भी इक्वल है? बिल्कुल है, क्योंकि PRA की वैल्यू x है तो PAR की भी वैल्यू x है, और अगर BRQ की वैल्यू x है तो QBR की भी वैल्यू x है। तो अगर चारों की वैल्यू x है तो चारों इक्वल है। तो इसका मतलब देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 एंड 3 थियोरेटिकल प्रूफ है। वैसे 1, 2 एंड 3 से हमें पता चला कि जो एंगल PAR है वो इक्वल है एंगल, कॉन्ग्रेंट है एंगल QBR के, ठीक है, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो ये PAR और QBR है ना, ये अल्टरनेट एंगल है। देखो Z बन रहा है, ये देखो Z बन रहा है ना। देयरफॉर एंगल PAR एंड एंगल QBR आर पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। देयरफॉर सेगमेंट AP जो है वो पैरेलल हो गया सेगमेंट BQ के, क्योंकि अगर अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसका मतलब ये पैरेलल हो गया। यहाँ पे लिखोगे बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, ठीक है, हो गया। फिर सेकंड में बोला है कि APR को RQB के कॉन्ग्रेंट प्रूफ करो। बहुत इजी है, ट्रायंगल APR को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करो ट्रायंगल RQB के, ठीक है। तो APR ये है, RQB ये है।
तो सबसे पहले ये देखो, ये दोनों इक्वल था वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो एंगल नहीं साइड्स भी चाहिए ना। अच्छा, सिमिलर प्रूफ करना है, सिमिलर के लिए दो एंगल काफ़ी है। दो एंगल मिल गया ना हमें, देखो एक ये मिला और एक ये मिला, ठीक। तो एंगल पी आर ए इक्वल टू एंगल क्यू आर बी, है ना, क्यू आर बी और पी आर ए कैसे भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल पी ए आर इक्वल टू एंगल क्यू बी आर, ये कैसे, अल्टरनेट एंगल। तो दो एंगल इक्वल हो गए तो ऑब्वियसली ट्रायंगल ए पी आर सिमिलर हो गया ट्रायंगल आर क्यू बी के, कौन से टेस्ट से, ए टेस्ट से। अब थर्ड वाला आप लोग करोगे, थर्ड वाला मैं हिंट दे देता हूँ। देखो इसमें बोला है अगर पी ए आर 35 डिग्री है तो तुम पता करो आर क्यू बी कितना होगा, मतलब ये कितना होगा, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात को समझो, अगर ये 35 डिग्री है तो ये आइसोसेलेस है, तो इसका मतलब ये भी 35 होगा, ये 35 है तो ये भी 35 होगा, तो ये कितना होगा, 35 70 हुआ, तो ये 110 डिग्री होगा, ठीक है। अगर ये 35 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी 35 होगा, और अगर ये 35 है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी 35 होगा। तो ये 35 ये 35 पूरा 180 का होता है, तो इसका मतलब ये भी 110 का होगा। तो मतलब इसका एंगल कितना आएगा, 110 डिग्री, समझिए। चलो लास्ट सम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक ऐसा सर्कल है और एक इससे थोड़ा सा बड़ा सर्कल है, ठीक है। इसमें एक टेंजेंट ऐसे गया है, सो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम है सी और इसका नाम है डी, यही आपको शायद पता करना है। ये है आपका ए और ये है आपका बी, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि सी और डी पॉइंट्स है, लेंथ ऑफ सी डी पता करो। अगर इसके जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे जरा एक पैरेललोग्राम बना लो पहले, पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल जो भी बन जाए, ठीक है। चलो रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो ये देखो बन गया हमारा रेक्टेंगल। तो इसमें बोला है कि ये रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ये रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ये रेडियस 6 सेंटीमीटर है, ये रेडियस भी 6 सेंटीमीटर है। मेरी बात को समझना, इसको नाम दे दो एम। सो क्वाड्रिलेटरल ए सी एम बी इज आ रेक्टेंगल, ठीक है। देयरफॉर जो ए सी होगा वो बी एम के इक्वल होगा, जो ए सी होगा वो बी एम के इक्वल होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ए सी जो होगा ये नाम दे दो पी, ठीक है, ये नाम दे दो पी, और कहीं यूज हुआ है पी नहीं। तो ए सी जो होगा वो ए पी के इक्वल होगा, 4 सेंटीमीटर, कैसे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है, सेम सर्कल की रेडियाई है। और देखो उस साइड देखोगे तो बी डी जो होगा वो पी बी के इक्वल होगा, जो बी डी होगा वो बी पी के इक्वल होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, सेम रीजन, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। तो ए बी कितना हो जाएगा पूरा, तो ए बी पूरा का पूरा हो जाएगा ए पी प्लस पी बी। तो ए पी कितना है भाई, ए पी है 4, पी बी कितना है भाई 6, तो ए बी आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब देखो ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड से इक्वल होती है, तो इसका मतलब जो ए बी है वो सी एम के इक्वल है, तो इसका मतलब जो सी एम है वो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, हाँ। तो हमें ये मिल गया 10 सेंटीमीटर, बी एम मिल गया 4 सेंटीमीटर, तो एम डी बताओ कितना होगा। तो बी डी जो होगा वो होगा बी एम प्लस एम डी, कैसे, कोलिनियर है ना, बी एम डी कोलिनियर है। बी डी कितना है 6, बी एम कितना है 4, एम डी कितना है पता नहीं, सो एम डी रहने दो। सो एम डी जो है वो देखो यहाँ पे आ गया 6 - 4 2 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 2। अब ये ट्रायंगल बाहर निकाल लो, ठीक है। ये डी है, ये सी है और ये एम है, एम डी है 2 और ये है 10, और हमें ये पता करना है ये 90 डिग्री है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, देयरफॉर सी डी स्क्वायर जो होगा वो होगा सी एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर, ठीक है। अच्छा नहीं, ये 90 डिग्री नहीं होगा, ध्यान से, गलती हो सकती थी। देखो ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो एंगल ये वाला 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री ये है एक्चुअल में, तो इसके सामने वाला ये होगा हाइपोटेनस, तो सी एम स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर ऐसे होगा। कुछ लोग बोलेंगे पता कैसे चलेगा, यार देखो ये रेडियस है ये टेंजेंट है तो ऑब्वियसली यही 90 होगा, है ना, ये थोड़ी होगा, जो दिखता है वो होता नहीं, जो नहीं होता है वो दिखता है। तो सी एम कितना था 10, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू सी डी कितना था पता नहीं, वही पता करना है, और डी एम था 2, तो 100 इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस 4 को यहाँ ले आओ तो 96 इक्वल टू सी डी स्क्वायर, तो सी डी इक्वल टू √96, तो सी डी इक्वल टू आ जाएगा 4√6 सेंटीमीटर। तो हमने किया क्या यार, हमने कुछ नहीं किया, हम फॉलो करते गए आंसर आ गया। हमने दोनों रेडियाई देखा 4 था, यहाँ पे 6 था, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया 4 + 6 10 सेंटीमीटर। ये 10 मिला तो ये भी 10 हो गया अपोजिट साइड से, ये 4 था तो ये भी 4 हो गया, पूरा रेडियस 6 था, इतना हमें 4 मिला तो ये हो जाएगा 2,
इतना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तुरंत इसको बाहर निकाला तो ऐसा मिला, ये 90 था, पाइथागोरस लगाया, आंसर आया। बस इतना ही था। 3.3 देखते हैं। चलिए अब देख लेते हैं सेंट्रल एंगल और कुछ प्रॉपर्टी। सेंट्रल एंगल क्या होता है, देखो सेंट्रल एंगल मतलब दो रेडियस से बाउंड होने वाला एंगल। ये देखो यहाँ पे ये सेंटर है, ये एक रेडियस, ये दूसरा रेडियस, तो ये एंगल थीटा बना ना, इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। यहाँ पे थीटा को क्या बोलते हैं, थीटा को बोलते हैं सेंट्रल एंगल। इसकी नेमिंग करो, ये ए है, ये ओ है, ये बी है, तो मान लेते हैं यार एंगल ए ओ बी अगर थीटा है तो प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल क्या बोलता है पता है? प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल बोलता है कि जो एंगल ए ओ बी होगा वो इक्वल होगा मेजर आर्क ए बी के। मतलब जितना मेजर आर्क ए बी होगा उतना ही एंगल ए ओ बी होगा। ये हमारा कौन कहता है? ये हमारा कहता है प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल। बहुत हेल्पफुल है। हाँ, मतलब आप लोगों को आर्क की लेंथ दी है और सेंट्रल एंगल पूछा है तो सेम टू सेम कर देना, आंसर आ जाएगा। ये 72 दिया तो ये भी 72, ये 76 दिया तो ये भी 76, ये 40 तो ये 40, ये 20 तो ये 20, ये 100 तो ये 100। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क, और फिर थर्ड और एक लास्ट प्रॉपर्टी है, उसके बाद तो यार एक्सरसाइज चल है। ये तीन ही तो क्वेश्चन है। सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क ये क्या कहता है कि सपोज ये सर्कल है और यहाँ पे आर्क है ए बी सी डी बी ई। ठीक है, तो इसमें बोलते हैं कि अगर सारे आर्क को हम जोड़ेंगे, अगर हम सारे आर्क को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री आता है। मतलब मेजर आर्क ए बी प्लस मेजर आर्क बी सी प्लस मेजर आर्क सी डी, ये हटा दो, हाँ छोटा पड़ेगा, मेजर आर्क सी डी प्लस मेजर आर्क डी ए, कितना आता है भाई? सबको जोड़ के, सबको जोड़ के आता है 360 डिग्री। यही है हमारी प्रॉपर्टी, सिंपल। अब क्या आता है? अब आता है कॉन्ग्रेंट कॉर्ड करेस्पॉन्ड टू कॉन्ग्रेंट आर्क और कॉन्ग्रेंट आर्क करेस्पॉन्ड टू कॉन्ग्रेंट कॉर्ड। ये हमारी प्रॉपर्टी है अगली वाली। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, दो प्रॉपर्टी नोट कर लो। सारे आर्क को जोड़ने पे 360 डिग्री आता है, सर्कल है यार 360 ही आएगा, और सेंट्रल एंगल जोड़ लो, ये आर्क की जो लेंथ होगी वही सेंट्रल एंगल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते फिर। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रेंट कॉर्ड, कॉन्ग्रेंट कॉर्ड फिर कॉन्ग्रेंट आर्क करेस्पॉन्ड टू कॉन्ग्रेंट कॉर्ड। ठीक है, मतलब कि अगर दो आर्क कॉन्ग्रेंट है, जैसे कि ये आर्क ए, ये आर्क सी और ये कॉर्ड ए सी, और वैसे ही ऊपर ये बी, ये डी, और ये आर्क क्या है? ये आर्क है बी ओ डी, और ये कॉर्ड, ये आर्क है ए पी सी। तो अगर मेजर आर्क ए पी सी जो होगा वो अगर कॉन्ग्रेंट है मेजर आर्क बी ओ डी के, अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, इफ़ ये है, तो क्या होगा? तो जो कॉर्ड ए बी होगा ना, कॉर्ड ए सी जो होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा कॉर्ड बी डी के। मतलब इसकी लेंथ इक्वल हो जाएगी। अगर ये वाला आर्क इस वाले आर्क के इक्वल है तो ख़त्म। फिर इसका कन्वर्स भी होता है। इसका कन्वर्स क्या बोलता है? इसका कन्वर्स बोलता है इफ़ कॉर्ड बी डी कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड ए सी, देन जो आर्क बी ओ डी होगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा आर्क ए पी सी के। ये इसका उल्टा, कि अगर आर्क कॉन्ग्रेंट है तो कॉर्ड कॉन्ग्रेंट होगा, कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है तो आर्क कॉन्ग्रेंट होगा। क्या इसमें? ख़त्म। एक्सरसाइज करते। चलिए तो एग्जाम्पल 1 देखते हैं हम लोग पहले, सॉल्व एग्जाम्पल का। सॉल्व एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 1 में बोले कि ऐसा आपका सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ओ है सेंटर। क्वेश्चन में बोलता है अगर मेजर आर्क बी सी 110 है, मतलब ये वाला मेजर आर्क 110 है, और मेजर आर्क ए बी 125 है, मतलब ये वाला मेजर आर्क 125 है, तो मेजर ऑफ रिमेनिंग आर्क पता करो। ठीक, रिमेनिंग आर्क मतलब ये ए सी का। तो मैंने बताया आपको सारों को जोड़कर कितना आता है? 360। तो 125 प्लस 110 प्लस एक्स, इसको हमने एक्स मान लिया, तो 360 आना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू देखो क्या आंसर आया है, 250। खुद से सॉल्व कर लो। 235 हुआ, 235 घटा दो यार 125 ना, तो 125 आ गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक ही आर्क नहीं बन रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो एक आर्क ए बी इस साइड से भी है, मेजर आर्क। जो इस साइड से आर्क है इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क, क्योंकि ये बड़ा है ना। ये वाला ए बी जो है, ए बी देखो दो जगह है, एक ये ए बी है और एक ये ए बी है, बट यहाँ पे बड़ा कौन है? ये वाला, तो इसको मेजर आर्क। और फिर माइनर आर्क किसको बोलेंगे? माइनर आर्क हम बोलेंगे ए बी को, ये छोटे वाले को। अगर इसका नाम पी है तो माइनर आर्क होगा ए पी बी और मेजर आर्क होगा ए बी। वैसे ही ए सी देखो ये भी है और ए सी ये भी है,
BC देखो ये भी है और BC ये भी है, ठीक है। तो वैसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो करना कुछ नहीं था, सबको जोड़ के 360 के इक्वल करके लाना था, ठीक है। और इसमें देखो क्या किया है, इसमें कई सारे आर्क बनाया है। आर्क AB, आर्क BC, आर्क AC, आर्क ABC, आर्क BCA, आर्क CAB, ऐसे बहुत सारे आर्क बनाया है इसने, ठीक है। तो आप भी बना सकते हो यार। CAB कितना होगा, CAB होगा CA प्लस AB, CA हमने निकाला 125 और AB भी है 125, तो 250 हो जाएगा, ठीक, 250 हो जाएगा। BCA कितना होगा, ये 110 और CA हमने 125 निकाला, तो BCA हो जाएगा 235। ABC कितना हो जाएगा, AB है 125, BC है 110, दोनों को जोड़ के 235, तो ABC हो जाएगा 235, खत्म। चलो एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखो, सेंटर है यहाँ पे C, यहाँ पे है F, यहाँ पे है E और यहाँ पे है D, ठीक है, और यहाँ पे है पॉइंट G। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अगर ECF 70 डिग्री है, मतलब ये 70 डिग्री है, और मेजर आर्क DGF 200 डिग्री है, मतलब ये पूरा 200 डिग्री है, तो तुम पता करो DE पता करो और DEF पता करो। मेजर आर्क DE पता करो और मेजर आर्क DEF पता करो। तो सबसे पहले तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि सेंट्रल एंगल से जो ये 70 डिग्री है उतने का ही ये आर्क होगा EF। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल CA से मैं लिखता हूँ, जो मेजर आर्क EF होगा वो इक्वल होगा एंगल ECF के, और एंगल ECF कितना है 70 डिग्री, तो मेजर आर्क EF कितना है 70 डिग्री हो गया, ठीक। तो ये हो गया 70 डिग्री। हमें चाहिए क्या, हमें तो DE चाहिए ना, तो DE क्या होगा, D के लिए हम लोग सम टोटल का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क EF प्लस मेजर आर्क DF या फिर DGF इक्वल टू 360 होना चाहिए। DE कितना है पता नहीं, EF कितना है 70, ये कितना है 200, ये कितना है 360, ये वहाँ जाके माइनस होगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब मेजर आर्क DE कितना है, मेजर आर्क DE है 90 डिग्री, बट हमें DE के साथ साथ DEF भी निकालना था। तो मेजर आर्क DEF कितना होगा, 90 प्लस 70 160 हो जाएगा। तो यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं, मेजर आर्क DEF इक्वल टू मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क EF, ठीक है। सो ये हो जाएगा 90 प्लस 70, ये आ जाएगा 160 डिग्री, दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी ज़्यादा चिंदी है, 3 तो उससे भी ज़्यादा चिंदी है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ऐसा बोला है, इसमें बोला है अगर ABC मतलब QRS राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, QRS जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इफ़ QRS इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन प्रूव दैट आर्क RS मतलब आर्क RS इक्वल टू आर्क QS इक्वल टू आर्क QR, ठीक है। ये प्रूफ करने बोला है, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले QRS अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देयरफॉर जो साइड QR है वो इक्वल होगा साइड RS के, वो इक्वल होगा साइड QS के। देयरफॉर जो कॉर्ड QR है वो कॉन्ग्रेंट होगा कॉर्ड RS के। यहाँ पे रीज़न लिख सकते हो साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या रीज़न लिखोगे, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम लोग जानते हैं जो अगर कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है तो आर्क भी कॉन्ग्रेंट होता है, कौन सा, करस्पॉन्डिंग वाला। तो QR के करस्पॉन्डिंग ये वाला आर्क, RS के करस्पॉन्डिंग ये वाला आर्क। देयरफॉर जो मेजर आर्क QR होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा मेजर आर्क RS के, ठीक है। रीज़न क्या लिखोगे, कॉन्ग्रेंट कॉर्ड correspond टू कॉन्ग्रेंट आर्क, ये रीज़न लिखोगे, ठीक। अब दूसरा क्या लिखोगे, दूसरा लिखोगे देयरफॉर कॉर्ड RS QS के कॉन्ग्रेंट है, तो कॉर्ड RS कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड QS। रीज़न सेम लिखोगे, कौन सा रीज़न लिखोगे, ये वाला, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट। देयरफॉर जो मेजर आर्क RS होगा वो इक्वल हो जाएगा मेजर आर्क QS के, ठीक है। रीज़न ये वाला। अब इसको ले लो 2, इसको ले लो 1, तो अगर QR RS के इक्वल है और RS QS के इक्वल है तो मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है। तो मेजर आर्क QR इक्वल टू मेजर आर्क RS इक्वल टू मेजर आर्क QS, ठीक है। कैसे पता चला, फ्रॉम 1 and 2। तो मेजर हटा दो तो ये हो जाएगा आर्क RS इक्वल टू आर्क QS, मतलब क्वेश्चन में जैसा लिखा है वैसा कॉपी कर लो, इक्वल टू आर्क QR, सेम टू सेम, ठीक। हो गया प्रूफ। अगले में बोला है QRS को 240 डिग्री प्रूफ करो। अच्छा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो हमने अभी अभी प्रूफ किया कि तीनों आर्क इक्वल है, ठीक है, तीनों आर्क इक्वल है, तो मेजर आर्क क्यू आर इक्वल टू मेजर आर्क आर एस इक्वल टू मेजर आर्क क्यू एस, इसको हम ले लेते हैं एक्स, इसको हमने ले लिया एक्स, लेट कर लिया, ठीक है। अगर हम तीनों को जोड़े, मेजर आर्क क्यू आर प्लस मेजर आर्क आर एस प्लस मेजर आर्क क्यू एस, तीनों को अगर हम लोग जोड़े तो कितना आएगा 360 डिग्री, तो x प्लस x कितना आएगा 360 डिग्री, तो 3x कितना आएगा 360 डिग्री, तो x कितना आएगा 120 डिग्री, राइट। अब मुझे बताओ क्यू आर एस निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मेजर आर्क क्यू आर एस, मुझे मेजर आर्क क्यू आर एस निकालने के लिए क्यू आर प्लस क्यू एस करना पड़ेगा। सो मेजर आर्क क्यू आर प्लस मेजर आर्क आर एस। अब क्यू आर मुझे पता है कितना है, कितना 120 है, आर एस मुझे पता है कितना है, कितना 120 है। कैसे यार, अरे भाई हमने सबको x अज्यूम किया और x की वैल्यू 120 है, तो इसका मतलब ये भी 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120 है, ये हम यहाँ आएगा इसका। सो 120 प्लस 120 कर दिया तो ये आ गया देखो 240 डिग्री, हो गया प्रूफ, खत्म। आगे बढ़ते हैं, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो इसमें बोला है कि जो कॉर्ड ए बी है वो कॉर्ड सी डी के कॉन्ग्रेंट है, कॉर्ड ए बी जो है वो कॉर्ड सी डी के कॉन्ग्रेंट है। तो प्रूफ कर देते यार, पता नहीं क्या प्रूफ करने बोला है बट कर देते। कॉर्ड ए बी अगर कॉर्ड सी डी के कॉन्ग्रेंट है तो हम प्रॉपर्टी जानते हैं, उस प्रॉपर्टी से जो आर्क, खाली आर्क लिखो, उस प्रॉपर्टी से जो आर्क ए बी होगा वो आर्क सी डी के कॉन्ग्रेंट होगा। अब आर्क ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर्क ए बी को लिख सकता हूँ आर्क ए सी प्लस आर्क सी बी, और आर्क सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर्क सी बी प्लस आर्क बी डी, ठीक है। ये दोनों कट गया, देयरफॉर डायरेक्टली आ गया देखो आर्क ए सी कॉन्ग्रेंट टू आर्क बी डी, खत्म, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 4 चीज़ देखते हैं 3.4 के लिए और आपका सब कुछ सर्कल का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो हमने टेंजेंट थ्योरम से शुरू किया और हम ख़त्म करेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम पे, थ्योरम के हिसाब से। बाकी प्रॉपर्टीज़ तो कई सारी देखी। देखो सपोज़ ये हमारा एक सर्कल है, यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, और यहाँ से कोई एक एंगल यहाँ पे इंस्क्राइब्ड हुआ है जो है एंगल ए ओ बी, ये है सपोज थीटा। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या कहता है, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलते हैं पता है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम बोलते हैं जो एंगल ए ओ बी होगा ना वो इस आर्क का आधा होगा, ये सामने जो आर्क दिख रहा है ना उसका आधा होगा, ये आर्क ए बी का ये आधा होगा। सपोज ये आपके पास मैं एक सर्कल बना दूँ, सर्कल में ये एक मैंने बना दिया, ये बोला मैंने पी क्यू आर, और मैंने बोला ये आर्क है 72 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, ये 72 है तो ये एंगल होगा 36 डिग्री। ठीक, समझ में आ गया। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम कहता है जो एंगल इंस्क्राइब होता है वो सामने वाले आर्क का आधा होता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या थ्योरम है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम कहता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, अपोजिट साइड्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री बोले तो 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये सपोज एक आपके पास सर्कल है, इसमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, तो सर्कल में कोई भी क्वाड्रिलेटरल आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये है ए बी सी डी, तो इसमें जो अपोजिट वाले होंगे ना, जब अपोजिट एंगल होंगे मतलब ए सी और बी डी, तो इनका जब आप सम करोगे मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी करोगे तो वो 180 डिग्री आएगा, एंगल बी प्लस एंगल डी करोगे तो वो 180 डिग्री आएगा। ये कौन कहता है, ये हमारा थ्योरम कहता है। फिर 2 प्रॉपर्टी दी हुई है, वो 2 प्रॉपर्टी देख लो। 2 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी है कि सपोज आपके पास यहाँ पे एक सर्कल है और 2 कॉर्ड से मिलके एक एंगल बनाए। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्ड इंटरसेक्टिंग इंटरनली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड इंटरसेक्टिंग इंटरनली, इस प्रॉपर्टी का नाम। ठीक है, तो इसका देखो थ्योरम, इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है। तो सपोज ये P है, ये T है, ये R है, ये Q है, ये S है, तो जो एंगल STQ होगा या जो एंगल PTR होगा वो दोनों तो ऑब्वियसली इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, बट होगा कितना, तो जो एंगल STQ होगा ना वो होगा हाफ मेजर आर्क SQ प्लस मेजर आर्क PR, मेजर आर्क SQ प्लस मेजर आर्क PR, दोनों अपोजिट आर्क का सम करके उसका आधा कर दो तो जो ये एंगल होगा वही होगा। ठीक, मेजर आर्क SQ प्लस मेजर आर्क PR, समझ में आ गया। ये है इसका थ्योरम। जब कॉर्ड इंटरनली इंटरसेक्ट हो तब, कब, जब कॉर्ड इंटरसेक्ट हो
इंटरनली, तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला आप लोग लगा देना। अब एक लास्ट कंसेप्ट देख लो, यहाँ पे देख लो, अगर कॉर्ड एक्सटर्नली इंटरसेक्ट हो तब क्या, ऐसा इंटरसेक्ट हो, सपोज ये एंगल थीटा बन रहा है, ये है ए बी सी डी ई, ठीक, तो जो एंगल ए सी ई होगा ना वो होगा हाफ ऑफ मेजर आर्क ए ई माइनस मेजर आर्क बी डी। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें ये बड़े वाले आर्क को छोटे वाले आर्क में माइनस कर देते हैं, ये छोटे वाले आर्क को बड़े वाले आर्क से माइनस कर देते हैं, फिर उसका आधा कर देते हैं, तो ये एंगल निकल के आ जाता है, जो एंगल बाहर बनता है। और इसको हम लोग कब यूज करते हैं, जब कॉर्ड इंटरसेक्ट होते हैं एक्सटर्नली। क्लियर हुआ? ये बेसिक कंसेप्ट थे हमारे, 4 कंसेप्ट है। अपोजिट साइड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सप्लीमेंट्री, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम मतलब सामने वाले आर्क का आधा होगा जो एंगल होगा इंस्क्राइब्ड। अगर कॉर्ड इंटरनली इंटरसेक्ट होता है तो अपोजिट आर्क का सम करो, उसका आधा कर दो। अगर कॉर्ड एक्सटर्नली इंटरसेक्ट होता है तो सामने वाले आर्क में से छोटे वाले आर्क को माइनस करो, उसका आधा कर दो, तो बाहर वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज के लिए आप लोग रेडी हैं। एक्सरसाइज में मैं चौथा नहीं कराऊंगा, छठा नहीं कराऊंगा, पांचवा नहीं कराऊंगा, फालतू क्वेश्चन है। दूसरा वाला आप लोगों को होमवर्क दे दूंगा आधे से ज़्यादा। ठीक है, चलिए करते देखते कितना होता है। चलिए, तो आखिरी एक्सरसाइज है, इसके बाद वाली रिड्यूस्ड है, तो इसको हम लोग अच्छे से करते हैं। इसके पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल है प्लीज़ आप लोग खुद से ट्राई कर लेना, बाकी प्रॉब्लम सेट वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ये सर्कल है, इसमें देखो ये ए और बी है, ए बी है, और यहाँ पे ओ से ये जॉइंट है, फिर यहाँ पे एक एंगल और इंस्क्राइब्ड है ऐसे, ये है सी। और आपको क्वेश्चन में बोला है कि जो एंगल जो कॉर्ड ए बी है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी है। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसीलिए ये हार्ड लगता है सबको। देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी है ना वो इक्वल है रेडियस के। तो ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि जो सेगमेंट ए बी है वो रेडियस के इक्वल है। रेडियस बोले तो ये सेगमेंट और ये सेगमेंट, तो सेगमेंट ए ओ इक्वल टू सेगमेंट ओ बी, ये आपको गिवन है। तो भाई ये तीनों तो इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल की 3 साइड तो इक्वल हो गई। तो इसका मतलब जो ट्रायंगल ए ओ बी है वो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। हाँ, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एंगल तो 60 डिग्री होता है, तो एंगल ए ओ बी कितना हो गया यहाँ पे 60 डिग्री। इतना समझा? ठीक है। अब प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल क्या कहती है? प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल कहती है कि जो एंगल ए ओ बी होगा वो होगा मेजर आर्क ए बी के इक्वल। ठीक है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल, POCT मतलब प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल। ठीक, तो देयरफॉर जो मेजर आर्क ए बी होगा वो कितना होगा, वो होगा 60 डिग्री। पहला आंसर आ गया, आई थिंक, नहीं तीसरा आंसर आ गया, तीसरा आंसर आ गया आर्क ए बी। अब एंगल ए सी बी कितना होगा, तो एंगल ए सी बी इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम जो एंगल ए सी बी होगा वो सामने वाले आर्क का मतलब मेजर आर्क ए बी का आधा होगा। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ए बी। ठीक है, ये कैसे पता चला आपको? बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, शॉर्टकट यूज कर रहे हो यार, देखो ध्यान से। ठीक, तो हाफ इंटू 60, तो ये होगा 30 डिग्री। तो एंगल ए सी बी भी पता चल गया। अब पता करना है एंगल ए ओ बी, तो जैसे ही एंगल इक्विलेटरल प्रूफ हुआ था तुरंत हमने पता कर लिया था। तो 1 2 3 आंसर हमने पता कर लिए। चौथा आंसर पूछा है एंगल ए सी बी कितना होगा, मतलब अगर ये 60 है तो ये पूरा कितना होगा। तो हम जानते हैं यार आर्क ए बी को अगर आर्क ए सी बी में जोड़ोगे तो टोटल आएगा 360। तो आर्क ए बी तो हमें पता है 60 है, आर्क ए सी बी तो हमें नहीं पता है, और ये 360 है, तो इसका मतलब आर्क ए सी बी कितना आ जाएगा, आर्क ए सी बी आ जाएगा 300 डिग्री। खत्म। एक एक करके देखो, कंसेप्चुअली हम लोग सारे क्वेश्चंस को उड़ा ले गए। सेकंड वाला करते हैं अब। चलिए, तो सेकंड वाला करते हैं हम लोग। सेकंड वाले में देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, काफ़ी ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो ये ऐसा है, पता नहीं कैसा है, ऐसा है, और फिर लास्ट में ऐसा है। ठीक, आर एस पी क्यू। आपको एंगल पी एस आर दिया है 110 डिग्री, ये आपको 110 दिया है। और बहुत ही किस्मत ख़राब थी कि क्वेश्चन में बोल दिया कि जो साइड पी क्यू है वो कॉन्ग्रेंट है साइड आर क्यू के। ये गलती कर दी इसने, क्योंकि इससे अब क्वेश्चन बढ़ जाएगा। देखो, तो आपको मेजर आर्क पी क्यू आर पता करना है, एंगल पी क्यू आर पता करना है, बहुत कुछ पता करना है। एक एक करके करते, टेंशन नहीं है। ठीक है, देखो
ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है PQRS, तो लिख लो क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल लिखा है, ठीक। तो इसका मतलब जो एंगल S होगा वो एंगल Q को अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो एंगल S कितना है, एंगल S है 110 डिग्री, एंगल Q में जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो एंगल Q कितना आ गया, एंगल Q आ गया 70 डिग्री। तो इसका मतलब जो एंगल PQR है वो कितना है, वो है 70 डिग्री, एक का आंसर मिल गया। अब ये एंगल PQR आर्क PR के लिए क्या है, इंस्क्राइब्ड है। जो एंगल PQR है वो आर्क PR के लिए इंस्क्राइब्ड है। तो ये हमें पता करना है कि आर्क नहीं, हमें आर्क PQR पता करना है। अच्छा, तो जो एंगल PSR है, जो एंगल PSR है, ये देखो ये PSR, ये PQR के लिए इंस्क्राइब्ड एंगल है, हाँ है। तो इसका मतलब एंगल PSR जो है वो होगा आधा किसका, मेजर आर्क PQR का। क्यों ऐसा होगा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ये तो हमें पता है 110 है, तो 110 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू मेजर आर्क PQR। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेजर आर्क PQR कितना आ जाएगा, मेजर आर्क PQR आ जाएगा 220 डिग्री, ठीक। चलो 2 आंसर पता कर लिया हमने। अब मेजर आर्क QR पूछा है, तो मेजर आर्क QR कितना होगा। सबसे पहले देखो आपको बोल दिया था कि दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब साइड PQ कॉन्ग्रेंट है साइड QR के। तो ये साइड ना होके एक्चुअल में कॉर्ड ही तो है, और अगर दोनों कॉर्ड इक्वल है तो इसका मतलब दोनों आर्क भी इक्वल होंगे। देयरफॉर जो आर्क PQ है वो इक्वल होगा आर्क QR के, ठीक है। इसको हम मान लेते x, लेट कर लेते भाई, दोनों इक्वल होंगे तो मान लेते x। देयरफॉर मेजर आर्क PQR को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ मेजर आर्क PQ प्लस मेजर आर्क QR, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब ये 220 है, PQ x है, QR x है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 110 डिग्री। अरे x जोड़ोगे 2x होगा, तो 2x इसको डिवाइड करेगा तो 110 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब जो मेजर आर्क QR है वो कितना है, वो भी है 110 डिग्री। ये 110 डिग्री है और PQ भी कितना है, 110 डिग्री है। तो और क्या पता करना है, एंगल PRQ। एंगल PRQ मतलब ये एंगल आपको पता करना है। तो इसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ध्यान से देखो। ये एंगल आपने निकाला 70 डिग्री, आपको बोला ये और ये इक्वल है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। तो x प्लस 70 जो होगा वो 180 के इक्वल होगा, तो 2x 110 के इक्वल होगा, तो x 55 के इक्वल होगा। तो ये एंगल 55 डिग्री होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम से आपने ये निकाला। मैंने निकाल तो दिया बट ये हिंट है, तो आप लोग इसको खुद से करेंगे। 3rd वाला मैं कर देता हूँ, ठीक। 5th वाला मैं कर देता हूँ, और 7th 8th तो कर ही दूंगा, मतलब 6 हाँ 7th 8th तो कर ही दूँ। चलिए 3rd क्वेश्चन है, बोला MRPN इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें एंगल R का आपको कुछ तो दिया है 5x - 13, और एंगल N का आपको कुछ तो दिया है 4x + 4, ठीक है। और आपको एंगल R और एंगल N पता करना है। अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल R और एंगल N अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो एंगल R प्लस एंगल N इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर 5x - 13 प्लस 4x + 4 इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। देयरफॉर 9x - 9 इक्वल टू 180 डिग्री। अरे 5x 4x 9 और -13 + 4 -9। देयरफॉर 9x इक्वल टू आ गया 189। देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 21 डिग्री। अब अगर x की वैल्यू 21 डिग्री है तो एंगल R कितना होगा, एंगल R होगा 5 × 21 - 13। 5 21 जा 105, 105 में 13 गया तो 92 डिग्री, और 4 21 जा 84, 84 में 4 जोड़ा तो 88 डिग्री। तो एंगल R होगा 92 डिग्री, एंगल N होगा 88 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है एनी रेक्टेंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये प्रूफ करो। हिंट दे देता हूँ, प्रूफ आप कर लेना। ये देखो ये 90 होता है, ये 90 होता है, ये 90 होता है, ये 90 होता है। तो एंगल A और एंगल C कौन है, अपोजिट एंगल्स है। दोनों का सम कितना होगा, 90 + 90 180 होगा। और एंगल B और एंगल D भी क्या है, अपोजिट एंगल्स है, और दोनों का सम क्या होगा, दोनों का सम भी 180 होगा। तो इसका मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जैसे अपोजिट सम 180 होता है, वैसे ही रेक्टेंगल का भी होता है। देयरफॉर रेक्टेंगल भी क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ऐसे आप लोग प्रूफ इसको कर लेना। सॉल्यूशन चाहिए तो शाला ऐप पे चेक कर सकते हो, या मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर छुट्टी लेते हैं। तो 7th 8th देख लो यार, बहुत ईजी है। इससे पहले लिखोगे कॉर्ड AC एंड कॉर्ड DE आर इंटरसेक्टिंग इंटरनली। इसमें लिखोगे कॉर्ड NE एंड कॉर्ड FS आर इंटरसेक्टिंग एक्सटर्नली। ऐसा लिखने के बाद फॉर्मूला लगा दो। एंगल ABE क्या होगा, एंगल ABE होगा अपोजिट आर्क्स का सम अपॉन टू
तो अपॉन 2 और अपोजिट आर्क का सम। अपोजिट आर्क बोले तो एंगल आर्क ए और मेजर आर्क सी डी। अब पता कौन कौन सा है आपको, एंगल ए बी आपको पता है 108 डिग्री, और आर्क आपको पता है क्या, आर्क ई एफ आपको दिया है 37 डिग्री। नहीं, इसमें आपको आर्क ए ई दिया है 95 डिग्री, मतलब ये दिया आपको 95, और सी डी आपसे पूछा है, सी डी बोलो या डी सी बोलो, वो आपसे पूछा है। ये 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 216 इज इक्वल टू 95 प्लस मेजर आर्क डी सी। अब ये 95 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो मेजर आर्क डी सी का वैल्यू आ जाएगा 121 डिग्री। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो एंगल एन एम एस होगा वो होगा हाफ ऑफ मेजर आर्क एन एस माइनस मेजर आर्क ई एफ। ठीक है, सो मेजर आर्क एन एस है 125, ई एफ है 37, माइनस करोगे तो आएगा 88 और डिवाइड करोगे 2 से तो आएगा 44 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन भी सॉल्व हुए। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग प्रॉब्लम सेट को और कुछ कंसेप्ट्स रहे तो उन्हें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।